जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर साइंस में अच्छे नंबर लाने हैं तो आज का ये सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और सभी क्वेश्चंस याद कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार साइंस प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला प्रश्न पूछा है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लिखते चलिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। आज के जो प्रश्न हैं थोड़े लेवल अच्छे होंगे। बताइए 20 में से अगर आप 15 प्लस सही कर ले जाते हैं तो आपकी तैयारी ठीक है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। क्रायोजेनिक इंजन में अत्यंत कम तापमान पर रखे गए द्रव ईंधन का उपयोग होता है। क्या क्रायोजेनिक इंजन में अत्यंत कम तापमान पर रखे गए द्रव ईंधन का उपयोग होता है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन तथा लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग रॉकेट एवं अंतरिक्ष प्रक्षेपण में किया जाता है। इसरो के GSLV में क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग होता है। क्रायोजेनिक का अर्थ क्या है? अत्यधिक कम तापमान। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कैलामाइन किस धातु का प्रमुख अयस्क है। आपसे पूछा है कि कैलामाइन किस धातु का प्रमुख अयस्क है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए किसका है यह अयस्क कैलामाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्ता। जस्ता इस प्रश्न का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह इसको रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। कैलामाइन जो है जस्ता का प्रमुख अयस्क है। इस रासायनिक संगठन मुख्यतः जिंक कार्बोनेट है। क्या जिंक कार्बोनेट है? इसका जिंक कार्बोनेट होता है। जस्ता का उपयोग बैटरियों एवं मिश्र धातुओं में किया जाता है। लोहा की बात करें जो विकल्प में दिया, इसके प्रमुख अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। तांबा इसका अयस्क कॉपर पाइराइट होता है और मैग्नीशियम इसके संबंधित अयस्क अलग हैं। जिंक का उपयोग कहां कहां होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा आवर्त सारणी में सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है। आपसे पूछा है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम। लिथियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम सबसे हल्की धातु है या एल्काइल मेटल समूह में आता है। इसका उपयोग रिचार्जेबल बैटरीज में व्यापक रूप से होता है। लिथियम का जो प्रयोग हो रहा है और रिचार्जेबल बैटरीज में व्यापक रूप से होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हाइड्रोजन अधातु है, हीलियम निष्क्रिय गैस है और ऑस्मियम सबसे भारी धातुओं में से एक है। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वह 3 है। या पानी पर तैर सकती है। मोबाइल एवं EV बैटरीज में इसका उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रकाशानुवर्तन पौधे के किस हार्मोन से कारण होता है। आपसे पूछा कि प्रकाशानुवर्तन पौधे के किस हार्मोन के कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन। ऑक्सिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशानुवर्तन जो है में पौधे प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं। यह क्रिया ऑक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती। ऑक्सिन पौधे की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो जिब्रेलिन जो दिया वह तने की वृद्धि से संबंधित है। जिब्रेलिन जो है तने की वृद्धि से संबंधित है। एब्सिक एसिड जो है यह वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक है। ऑक्सिन की खोज FW वेंट ने की थी। प्रकाशानुवर्तन तने से सकारात्मक होता है, जड़ में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मानव शरीर की सबसे छोटी आपसे पूछा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा कि आपसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका WBC कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनोसाइट। मोनोसाइट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोनोसाइट मानव शरीर की सबसे बड़ी WBC है या शरीर को संक्रमण से बचाने में सहायता करती है। मोनोसाइट मृत कोशिकाओं एवं रोगजनकों को निकलती है। WBC जो है शरीर की रक्षा करते हैं। WC को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। मोनोसाइट्स जो है सबसे बड़ी यह श्वेत रक्त कोशिका
है, यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा पीयूष ग्रंथि। आपसे पूछा है कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपसे पूछा है कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबाई में अत्यधिक वृद्धि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्या कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन के अत्यधिक स्त्राव से क्या होता है आप लोग बताइएगा। इससे व्यक्ति की लंबाई असमान रूप से बढ़ जाती है। पिट्यूटरी मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। हार्मोन्स की कमी से ड्रॉसफ्लिज्म हो सकता है या अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। लंबाई में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए के एक तंतु से दूसरे तंतु में सूचनाओं के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि डीएनए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपसे पूछा है कि डीएनए के एक तंतु से दूसरे तंतु में सूचनाओं के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए में आरएनए का निर्माण होता है। इसमें आनुवंशिक सूचना डीएनए से आरएनए में स्थानांतरित होती है। प्रोटीन निर्माण की पहली प्रक्रिया है। डीएनए की खोज किसने की, तो डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किक ने की थी। आरएनए का निर्माण नाभिक में होता है। जेनेटिक कोड प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछा है कि जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम सिद्धांत पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रैखिक संवेग संरक्षण पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर सी हम लोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। जेट इंजन न्यूटन के तीसरे नियम एवं संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। इंजन से गैसें तेज गति से पीछे निकलती हैं जिससे विमान आगे बढ़ता है। यह प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पर आधारित है। और कोणीय संवेग जो होता है घूर्णन गति से संबंधित है, यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह यानी कि जीरो ग्रुप कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, समूह 18 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप 18 के तत्व को नोबेल गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे नोबेल गैसेस भी कहते हैं। नोबेल गैसेस भी इसको बोलते हैं। इन्हें पहले जीरो ग्रुप कहा जाता था क्योंकि इनकी संयोजकता शून्य होती है, रासायनिक रूप से अत्यंत कम सक्रिय होते हैं। बाकी समूह 1 जो दिया हुआ है अल्काइल मेटल्स है। समूह 17 जो हेलोजन्स ग्रुप होते हैं। समूह 2 जो है अल्कालाइन अर्थ मेटल होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि सभी नोबेल गैसेस हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोजले ने किया। परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्व व्यवस्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। आपसे पूछा है कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से रिकेटस रोग हो सकता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। विटामिन ए जो दिया हुआ है आंखों के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन सी प्रतिरक्षा एवं स्कर्वी रोग से संबंधित है। और विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाता है। वसा में घुलनशील विटामिन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है। आपसे पूछा है कि किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है या शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है।
विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। सूर्य के प्रकाश से त्वचा में इसका निर्माण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों का नाम बताइए। आपसे पूछा कि पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों का नाम बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टोमेटा। स्टोमेटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टोमेटा पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान यानी कि CO2 और O2 और जलवाष्प का निष्कासन होता है। हर स्टोमेटा के दो रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल्स होती हैं जो इनके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। चलिए पत्तियों की बात हो रही है तो पत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है। पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। पत्तियों की मुख्य क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। पत्तियों की निचली सतह पर पाया जाने वाला क्षेत्र स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा को नियंत्रित करने वाली कोशिकाएं रक्षक कोशिकाएं होती हैं। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है। आपसे पूछा है कि आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्मियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्मियम सबसे अधिक घनत्व वाली धातु है या प्लेटिनम समूह की धातु है। इसका उपयोग विशेष मिश्र धातुओं में किया जाता है। ओसियम का प्रतीक OS होता है। OS इसका प्रतीक होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एलिसा परीक्षण किस बीमारी की पुष्टि के लिए किया जाता है। आपसे पूछा है कि एलिसा परीक्षण किस बीमारी की पुष्टि के लिए किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एलिसा टेस्ट का उपयोग HIV एड्स की जांच के लिए किया जाता है या एंटीबॉडी की पहचान करने वाली तकनीक है। इसका पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोशोबरेंट एसे है। टाइफाइड की बात करें जो ऑप्शन में दिया, टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। कैंसर के लिए तो बहुत सारे प्रशिक्षण होते हैं। HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम एग्जाम में पूछता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपसे पूछा है दाब यानी कि प्रेशर बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक कम हो जाता है। यही कारण है कि अधिक दबाव पर बर्फ जल्दी पिघलती है। आइस का आयतन जल से अधिक होता है, इसलिए यह विशेष व्यवहार दिखाती है। आइस स्टैकिंग इसी सिद्धांत पर आधारित है। समान पदार्थों में दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अग्नाशय की किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्त्राव होता है। आपसे पूछा है कि अग्नाशय की किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्त्राव होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेनक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है। इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है। अल्फा सेल्स जो ग्लूकागॉन स्त्रावित करती है। पेनक्रियाज मिश्रित ग्रंथि की मिक्स ग्लैंड है। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। आपसे पूछा कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, लार्ज आर्टरी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधमनी इस प्रश्न का राइट आंसर है। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। हृदय के बाएं निलय से निकलती है। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। धमनी रक्त को हृदय से बाहर ले जाती, सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती। क्या धमनी जो होती रक्त को हृदय से बाहर ले जाती हैं और सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। आपसे पूछा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कूलाम्ब इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम्ब
कुलाम्ब है। विद्युत आवेश का जो एसआई यूनिट है वह कुलाम्ब है, इसे सी से प्रतिशत करते हैं। एक कुलाम्ब बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो फैराडे विद्युत अपघटन से संबंधित है। एम्पियर जो दिया हुआ विद्युत धारा की इकाई है और वोल्ट विभवांतर की इकाई है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है। आपसे पूछा है कि विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइक्रोम। नाइक्रोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग हीटर की कुंडली बनाने में किया जाता है। इसका प्रतिरोध अधिक होता है या उच्च तापमान सहन कर सकता है। नाइक्रोम जो होता है निकेल और क्रोमियम मिलकर नाइक्रोम बनाते हैं। विद्युत हीटर जूल के नियम पर कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आंसू गैस यानी कि टीयर गैस में कौन सा तत्व मुख्य घटक होता है। आपसे पूछा कि आंसू गैस यानी कि टीयर गैस में कौन सा तत्व जो है मुख्य घटक होता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस प्रश्न को रट लीजिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरीन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टीयर गैस में क्लोरीन युक्त यौगिक मुख्य से पाए जाते हैं। इसका उपयोग भीड़ नियंत्रण के लिए किया जाता है या आंखों में जलन एवं आंसू उत्पन्न करती हैं। टीयर गैस का रासायनिक नाम सीएस गैस है। क्या सीएस गैस है। टीयर गैस का जो रासायनिक नाम है वो सीएस गैस है या अस्थायी प्रभाव उत्पन्न करती है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण साइंस क्वेश्चन। 20 क्वेश्चंस थे। आप लोग बताइए 20 में से कितने क्वेश्चंस हैं। उम्मीद कितने क्वेश्चंस बने हैं आपके, टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उम्मीद है आपका प्रैक्टिस शानदार रहा होगा। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा है कि पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।